ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इसका मुख्य वजह है कि उन्हें मौका कोई नहीं देता है। बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष को नजदीक से देखते हैं। पेरेंट्स का रोल ही कुछ अलग हो चुका है सर। पहले के टाइम में क्या होता था ना, अभिभावक बच्चों को गाइड करते थे, और आज के समय में बच्चे अभिभावक को गाइड मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब नेट और जेई में अगर इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तभी हमारी जीवन है। सबसे पहले जीवन में और शिक्षा के माध्यम से आप धैर्यवान बनने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट स्कूल की क्या स्थिति है, ये प्राइवेट स्कूल इतना बैलेंस कर रहा है, और ये सिर्फ स्कैम की बात नहीं है। आपके पास क्या प्रूफ है कि हम स्कैम करके यहाँ पे बैठे हुए हैं? अगर आपके विजन में ईमानदारी नहीं होगी, ऑनेस्टी नहीं होगी, तो कभी ना कभी एक प्राइवेट स्कूल अगर गलती करेगा तो उसका भुगतना तो दूसरे राज्य वाले को भी होगा। हर दीन दुखी के मन में एक उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में एक तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत तो हर युग की अटल जरूरत है, बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच, स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे शो जिंदगी एक मोटिवेशन में। आपका संघर्ष, आपकी कहानी, आपकी जुबानी। दोस्तों, जैसा कि मेरा हर शो में यही प्रयास होता है कि कोई ना कोई ऐसे मेहमान को मैं अपने शो में इनवाइट करूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किया है, या फिर अपने नॉलेज से, अपने विजडम से किसी न किसी रूप में समाज में कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों, इट गिव्स मी इवन प्लेजर एंड डिलाइट टू इनवाइट टुडेज गेस्ट हुज नेम इज मिस्टर अनुभव सिंह। अनुभव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो जिंदगी एक मोटिवेशन में। कैसे हैं सर? बढ़िया है, सब बढ़िया। क्या सात्विक चेहरा है सर, वाह, मुस्कुराहट भी वैसे ही। दोस्तों, एक छोटा सा परिचय मैं अपने मेहमान का कराऊं। अनुभव सर साई सेंट्रल स्कूल पंडुई जहानाबाद के एकेडमिक डायरेक्टर हैं, एक शिक्षाविद हैं। साथ ही साथ इन्होंने शिक्षा में अपने स्कूल में, जो कि दूर सुदूर ग्रामीण एरिया में जो विद्यालय है, वहां पर इन्होंने 10 एकड़ के कैंपस में अपने बिल्डिंग को बनाया है और वहां निरंतर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सर, सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करें जी। उसके पहले सर, मैं जानना चाहता हूं आपके विद्यालय का पूरा नाम। हमारे विद्यालय का पूरा नाम साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल हुआ, और ये साई डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है। ओके सर, नाम साई सेंट्रल क्यों, और भी कोई नाम क्यों नहीं? ये तो हमारे फादर ने इस विद्यालय की स्थापना की थी। ओके। और ये आस्था का एक विषय है। साईं बाबा का एक लगाव भी हमारे पिताजी का काफ़ी रहा है, और इसी का ख्याल करते हुए हमारे पिताजी ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक संस्थान का ही नाम साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल रखें। और सबसे खुशी की बात यह है कि उनकी इतनी प्रेरणा थी कि उन्होंने साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल का नाम तो रखा ही, साथ साथ
साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के लिए जो ट्रस्ट बनी उसकी भी नाम उन्होंने साईं डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट रखा। ये आस्था का विषय है और हमारे पिताजी को साईं बाबा से प्रेरणा मिलती है। ओके, वंडरफुल। सर, ग्रामीण एरिया में आप स्कूल चला रहे हैं, रूरल एरिया में क्या क्या चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है सर? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय चलाना तो काफ़ी कठिन होता है, लेकिन हम लोग चैलेंज को स्वीकार करते हैं। इनटू द कैमरा सर, लुकिंग इनटू द कैमरा। चैलेंज को स्वीकार करते हैं और हम लोग चुनौतियों से निपटने के लिए 24/7 हमारी संस्था और हमारे विद्यालय परिवार, विद्यालय प्रबंधन, हर लोग लगा रहता है कि नहीं, हम ग्रामीण क्षेत्र में एक बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को दें। और शहर की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत होती है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सारी रिसोर्स मुझे शहर से लाना पड़ता है। एक लिमिटेड रिसोर्स में अच्छा रिजल्ट देना सचमुच में बहुत बड़ा काम है और इस काम के लिए मैं 24/7 अपने विद्यालय के लिए ही सोचता हूँ और इसी बच्चों के लिए ही सोचते हैं। बच्चों के लिए सोचता हूँ। स्वाभाविक बात है, बच्चे अभिभावक ही विद्यालय के केंद्र बिंदु होते हैं। बिल्कुल, क्या बात और है। हमारा प्रयास रहता है कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल एक ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का परिणाम दे जो पूरे बिहार में एक अलग पहचान, अलग छवि बने। सर, कुछ सवाल मैं तीखे सवाल करूंगा सर, और सर जवाब अगर आप दे सके तो मैं मानूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक। सर, मैं पढ़ रहा था, फेसबुक पे मैंने देखा जी, कुछ यूट्यूब पे मुझे झलकियां मिली आपके विद्यालय की। सर, आप दावा करते हैं, आप क्लेम करते हैं कि आज जहानाबाद के रूरल एरिया में बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर है। ये सर आपने लिखा है, जबकि जहानाबाद में टोटल 16 से 18 के आसपास एफिलेटेड स्कूल्स है और 169 एफिलेटेड और नॉन एफिलेटेड मिलाकर है सर। बिल्कुल, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है। तो सर, आप क्लेम करते हैं कि रूरल एरिया में आप वो मॉडर्न फैसिलिटी दे रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। आप कहते हैं सर कि आप एक्टिविटी में बेस्ट हैं, तो क्या सिर्फ आप दावे करने में ही बेस्ट है या सच में बेस्ट है? देखिए अभिषेक जी, आपने ये जो सवाल किया, सच में बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है एक विद्यालय संचालक के रूप में मेरे से। तो हम इस विषय के ऊपर में यही प्रकाश डालना चाहेंगे कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल सिर्फ कहने में नहीं, करने में विश्वास करता है। कैसे सर, कैसे? बिल्कुल, मैं इस पे भी आ रहा हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल सिर्फ कहने में नहीं, करने में विश्वास करता है। इसी मूल मंत्र के साथ साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल इसीलिए कहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहली क्वालिटी उस स्कूल की यह है कि हमारा विद्यालय प्रकृति के गोद में अवस्थित है। फ्री फ्रॉम हसल एंड बशल ऑफ सिटी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकृति के गोद में अवस्थित है। सारे टीचर्स हमारे यहाँ डायनेमिक हैं। सब लोगों की एक ही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे कुछ ट्रांसफॉर्म करें, इनोवेटिव आइडियाज को क्रिएट करते हैं, एक अच्छा क्लासरूम का इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं। और पूरे जिले में ये हमारा दूसरा ऐसा विद्यालय है, नॉन अफिलिएटेड ऐसा विद्यालय दूसरा है पूरे जिले में, जहानाबाद जिले में, जो बच्चों के लिए स्पेशल ऐप भी तैयार करता है और स्पेशल ऐप के माध्यम से एप्लीकेशन बेस्ड स्कूल है आपका? बिल्कुल एप्लीकेशन है, बिल्कुल। स्कूल की अपनी ओन एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का। और इससे हम बच्चों के अटेंडेंस से लेकर के होमवर्क से लेकर के हर एक एक गतिविधि को पेरेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स तक पहुंचाता हूं। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल पूरे जिले में एक उदाहरण पेश करता है कि अभिभावकों के घर तक पहुंचता है, हमारे शिक्षकों की टीम पहुंचती है, घर तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि शहर और गांव में तो यही फर्क है ना। गांव के अभिभावक में उदासीनता बहुत होती है, उनको अपनी समझदारी बच्चों के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके प्रति उनकी जन जागृति थोड़ा अभाव है, बिल्कुल अभाव है। तो इसको जागृत करने के लिए हमारे शिक्षक मेहनत करते हैं। तो रिजल्ट कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमारा पूरा विद्यालय परिवार कृत संकल्पित भाव से लगा है। हम विद्यालय में एक्टिविटी कराते हैं, आपने एक्टिविटी की बात मैंने देखा है, मैं एक्टिविटी कराता हूँ, अच्छे शिक्षाविदों को समय समय पर बुलाता हूँ, आपके जैसे मोटिवेशनल स्पीकर को मैं विद्यालय में बुलाता हूँ, ताकि बच्चों के अंदर से मन में एक अच्छा आत्मविश्वास पढ़ाई के प्रति जगे और उनके माता पिता का सपना साकार हो सके। सर, अभी आपने शिक्षाविदों की बात की, तो पीछे मैं देख रहा था किसी एक
पुलिस अधिकारी या किसी को आपने बुलाया था अपने विद्यालय में? एक विशेष पहल मैंने किया था रक्षाबंधन से पूर्व। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक आदरणीय अरविंद प्रताप सर के पास, बिल्कुल एसपी साहब के पास हमारे विद्यालय के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गए थे। बच्चियों को मैं वहां प्रमोट किया था और एक रक्षाबंधन का अच्छा सेलिब्रेशन मैंने किया। और इसलिए किया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बाहर निकालना जरूरी है। एक अच्छा अगर हम एक्सपोजर देना जरूरी है। बिल्कुल, अगर हम उसको एक्सपोजर देंगे और जब बच्चों में ये आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं चले हम एक पुलिस अधिकारी से मिल रहे हैं, तो उनका सही में इनकरेजमेंट होता है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया। हाँ, ये पढ़ाई के अलावा ये बहुत ही जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल, वंडरफुल। सर एक पॉइंट छूट रहा है, मॉडर्न फैसिलिटी। आप कह रहे हैं कि मैं दूर सुदूर इलाके में 10 एकड़ के कैंपस में मेरा जितना भी कंस्ट्रक्शन है, आप कह रहे हैं मॉडर्न सारी फैसिलिटी। क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है बच्चों को? देखिए, हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी फैसिलिटी तो मैंने बताया आपको कि हमारा विद्यालय लैब ऑफ नेचर। हाँ, लैब ऑफ नेचर में बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है। ये बून है, वरदान है। वरदान है। और जहाँ शांति होती है वहीं शिक्षा भी मिलती है। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी चीज को बदल सकते हैं। तो हमारे विद्यालय में तमाम वो फैसिलिटी है, जैसे बच्चों के लिए अच्छी कंप्यूटर की क्लासेस की व्यवस्था है, लैब की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है। हमारे स्कूल में बच्चों के लिए समय समय पर हेल्थ हाइजीन के प्रति अवेयरनेस किया जाता है, साइबर के प्रति अवेयरनेस किया जाता है, बिल्कुल साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस किया जाता है। और साथ ही साथ अभिभावकों के लिए समय समय पर हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा पहले का जो आधुनिक समय में जो गुरुकुल की पद्धति थी, वही गुरुकुल नुमा व्यवस्था हमारे विद्यालय में है। जब आप आएंगे तो हमारे विद्यालय के बच्चों में संस्कार भी दिखेगा और अनुशासन भी दिखेगा। संस्कार, संस्कृति और अनुशासन, जब तक तीनों का समागम नहीं होगा तब तक बच्चे का उदारता विकास नहीं हो सकता है। असंभव है। तो सारी स्मार्ट क्लास रखे हैं सर आप? बिल्कुल, मैंने स्मार्ट क्लास भी रखा है। छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से, स्मार्ट टीवी के माध्यम से, स्मार्ट टीवी भी है, राइम्स का क्लास होता है। बच्चे आप आकर जब हमारे विद्यालय में सही में प्रैक्टिकली रूप से जब पहुंचेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी अभिषेक जी, क्योंकि आप बच्चों के मोटिवेटर हैं, स्टूडेंट्स कोच भी हैं, आपने पुस्तकें लिखा है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल सर, मैंने देखा बहुत, काफी आप लोगों बहुत सच में बहुत परिश्रम कर रहे हैं। सर एक चीज मुझे बताइए, एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग की बात आप कर रहे हैं कि बहुत अधिक एक्टिविटी हो रही है, चलिए मान लेता हूं, तो सर आपको नहीं लगता कि एक्टिविटी बहुत अधिक आप कराते हैं, बहुत ज्यादा कराते हैं, इसकी वजह से एकेडमिक का और एक्टिविटी का जो बैलेंस होना चाहिए कि ये बैलेंस कहीं बिगड़ ना जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्टिविटी लर्निंग आज के समय में बहुत ही जरूरी है। जब तक हम बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं देंगे तब तक हम समावेशी विकास की बात नहीं कर सकते हैं, बच्चों में ओवर डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। तो आज के समय में हमारे यहाँ एकदम संतुलित एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार हमारे यहाँ एक्टिविटी भी बच्चों की होती है और हमारे यहाँ पढ़ाई भी सही ढंग से चलती है। सारा चीज करिकुलम पे बेस्ड है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लेकिन आपका ये जो सवाल था कि एक्टिविटी ज्यादा आप कराते हैं, तो सर देखिए, आज के टाइम में अगर हम एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो बच्चों में वो झलक नहीं हो पाता, झलक नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इसका मुख्य वजह है कि उन्हें मौका कोई नहीं देता है। बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष को नजदीक से देखते हैं। उनके पिता एक किसान होते हैं, उनके पिता अगर नहीं है तो उनकी माँ उनको देखती हैं। क्योंकि आज के समय में अभिभावकों में समय की कमी होती है, लेकिन उस समय को पूरा करने के लिए पूरा साई सेंट्रल विद्यालय परिवार, सिर्फ मैं नहीं, विद्यालय परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगा रहता है कि मेरा एक्टिविटी भी बढ़िया हो, एकेडमिक भी बढ़िया हो। और इससे बेनिफिट क्या होता है ना सर, इससे बेनिफिट होता है कि जब बच्चे गाँव से बाहर निकलेंगे तो उनको यह एहसास नहीं होगा कि हम उनसे कम हैं और हम गाँव में पढ़े हैं। हमारा ये है कि हम स्तर को अपना सही रखें, क्वालिटी को सही रखें, हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत आप जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा सर मैं आपको और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, वी नीड टू वर्क मोर एंड मोर ऑन आवर चिल्ड्रंस वैल्यू सिस्टम। हमें अपने बच्चों के संस्कार पर बहुत काम करना है, वैल्यू सिस्टम पे काम करना है। सर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था
एनसीआरबी का एक डेटा बता रहा था 2017 का, एजुकेटेड जुवेनाइल्स कमिटेड क्राइम्स मोर देन इलिटरेट वंस। ये द प्रिंट 24 अक्टूबर 2019 का भी आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, वहां भी दिया हुआ था। तो सर ये जो बच्चे 11th में है, 9th में है, 12th में है, 8th में है, वो क्रिमिनलिटी में एंगेज हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग सर, डेटा इज सेइंग सो सर। तो आप अपने बच्चों को कैसे बचाइएगा सर इन चीजों से? देखिए, ये जो आपका जो सर्वे है और जो रिपोर्ट के आधार पर हमसे जो आप सवाल कर रहे हैं जी, ये सवाल सच में आज के समय में रखने का ये सबसे अच्छा मौका आपने मुझे दिया है। तो देखिए, ये जागृति से ही सही हो सकता है। जागृति से, ये जागृति से हम अवेयरनेस करेंगे तभी हो सकता है। आप देखिए ना, आज के समय में हमें और आपको बचपन में मोबाइल नहीं मिला था। नहीं मोबाइल कहाँ सर, दूर दूर तक सर मोबाइल नहीं मिला था। 10th के बाद हम लोगों को मोबाइल अपने हाथों में मिला, लेकिन आज का समय बिल्कुल परिदृश्य ही उल्टा हो चुका है। और हम लोग को डिब्बा वाला मोबाइल मिला था सर, छोटा वाला भी मिला। लेकिन आज के समय में बिना टैब के पढ़ाई नहीं होगी। बिल्कुल स्मार्टफोन हर बच्चों के पास है, जो पढ़ने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं। एटलीस्ट सर लेबर क्लास के पास भी आज वही चीज है जो बहुत माइन्यूटली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये देखने के बाद हमें ये लगता है ना अभिषेक जी, कि हम इन सब चीजों को तभी सही कर सकते हैं जब उनके माता पिता को इस चीज के बारे में अवेयरनेस हो। क्योंकि मोबाइल ही हमने सर आपको बता देना चाहते हैं कि कोविड जो 2020 में आया था, बिहार क्या पूरे इंडिया का सारे स्कूलों ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। और एक तरफ हम लोग जब कोविड से पहले हम लोग बच्चों को फोन देने के लिए मना करते थे, लेकिन कोविड में आया, समय का एक विकल्प बना, तो हम लोगों ने उसको मोबाइल दिया। तो मोबाइल देने के बाद बच्चों का वो जो ऑनलाइन क्लास वाली जो पद्धति चली ना सर, वो बच्चों का संस्कार भी ले लिया और संस्कार के साथ शिक्षा भी ले लिया। ये हकीकत है। ये हकीकत है। इससे कैमरा पे बोलने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल जहानाबाद जिले का एकमात्र स्कूल रहा जो ऑनलाइन क्लास का हमेशा विरोध किया है। इससे कोई बेनिफिट नहीं है। वो बच्चों के लिए बिल्कुल, मतलब कि छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए सर 9, 10, 11, 12 के बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। वो मतलब कि कई तरह के अवधारणा का शिकार हो रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, देखिए फोन एक अच्छा भी चीज है और बहुत बुरी भी चीज है। तो दोनों का जब तक मिश्रण आप सही नहीं करेंगे, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे नहीं। अभी पढ़ने का काम है, पढ़ाई हम छोड़ करके हम अपना ध्यान फोन पे किए हुए हैं। स्थिति रूरल क्षेत्र की ये है सर कि अब तो मोबाइल भी EMI पर उपलब्ध हो जाता है। अब 2015 तो कोई अंतर ही नहीं बचा सर, अब कोई अंतर ही नहीं बचा है। मोबाइल भी सब EMI पर उपलब्ध है, सब लोग फ्री फायर से पैसा कमा रहा है। तो दुनिया तो बिल्कुल मतलब कि इस दिशा में जा रहा है कि घबराहट होती है। और इस पर हम सबको जो भी शिक्षाविद हैं, उनको सोचने की जरूरत है। और इसके लिए शिक्षण संस्थान भी जिम्मेवार है। बिल्कुल वो बचेगा नहीं सर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग नहीं सकते हैं। एक तरफ हम फोन के लिए मना करते हैं, दूसरे तरफ हम बच्चों को फोन दिला रहे हैं पूरे 24 आवर के लिए। बिल्कुल 24 आवर के लिए बच्चों से डिमांड किया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें थोड़ा सजग होने की जरूरत है सर। थोड़ा सा जैसे वैल्यू सिस्टम की हमने बात करी थी, तो आपने बताया कि आप जागृत करते हैं बच्चों को। और कोई तरीका सर आपको समझ में आता है जो जिससे बच्चों के वैल्यू सिस्टम को बहुत बेहतर किया जा सके? देखिए, खासकर साइंस सेंट्रल कर क्या रहा है? साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल वैल्यू सिस्टम को अच्छा करने के लिए समय समय पर कैंपेन करता है। और कैंपेन के साथ साथ समय समय पर आप लोग के जैसे ही व्यक्तित्व वाले लोगों को बुला करके बच्चों के अंदर इंटरेक्शन पॉजिटिविटी की बात कराता है, ताकि उनको ये भविष्य में ना लगे कि हम ये काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये चीज प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग, सारी चीजें बिल्कुल होती है। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल दिल से काम कर रहा है वैल्यू सिस्टम को सही करने के लिए। और आज का तो सर समय ही है आत्मनिर्भर। हर कोई आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है, लेकिन शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों के उदासीनता हमें देखने को मिलती है। कभी कभी तकलीफ भी होती है कि हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसका नतीजा और उसका परिणाम अभिभावक शाबाशी देता नहीं है, लेकिन छोटी छोटी कंप्लेन जरूर करता है। कई तरह की इश्यूज हैं जो चर्चा के दौरान और खुलेंगे हम
एक दूसरे के बीच में। अच्छा सर, अभी अपने साइबर बुलिंग की बात की, मैंने पढ़ा था हिंदुस्तान का 16 जुलाई 2024 का, मैंने पढ़ा सर, एनसीईआरटी की मनोदर्पण की रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ था कि बच्चों की प्रताड़ना का हथियार बन रहा मोबाइल। बिल्कुल। बिहार में 15,000 से अधिक स्कूली छात्र छात्राएं हुए साइबर बुलिंग के शिकार। देखिए ये तो आपके रिपोर्ट में भी है, यही बात मैंने पहले भी कहा, पहले भी आप कहा, पहले भी कहा, आपने पहले ही पकड़ लिया, पहले ही पकड़ लिया। और सर ये हम इसका बहुत ही बड़ा विरोधी हैं। बच्चों को फोन से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। आज के समय में सर देखते हैं कितने प्रकार का साइबर क्राइम हो रहा है, सरकार परेशान है, सरकार अवेयर करती है, सीबीएसई का गाइडलाइन है कि आप साइबर के लिए जागरूकता अभियान बच्चों के बीच में चलाइए, बच्चों को लिबर्टी के लिए मोबाइल दीजिए। बिल्कुल, उसके प्रति मतलब की जागृति कीजिए, क्लास में कैंपेन चलाइए, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए, प्रशासनिक लोगों को बुलाइए, ताकि बच्चों में सही और गलत का फर्क हो। तो ये आपकी रिपोर्ट में भी और हमने भी इस चीज को पहले प्रकट किया है। चलिए सर, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूल के संचालक है, 10 एकड़ का आपका कैंपस है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे ना प्राइवेट स्कूल स्कैम, तो पहला पता है क्या रैंक क्या करता है, कीवर्ड्स क्या है, फ्रॉड्स इन प्राइवेट स्कूल, हाउ प्राइवेट स्कूल्स लूट इंडियंस, एडमिशन स्कैम अलर्ट, द डार्क रियलिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। कुल मिलाकर इनका कहना है कि प्राइवेट स्कूल लूटते हैं। और सर मैं यूं ही हवा में बात नहीं कर रहा हूं सर, अगर 28 मई 2024 का अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, 11 प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के 100 करोड़ के स्कैम में पकड़े गए और वहां के एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने 20 लोगों को अरेस्ट किया। इस कनेक्शन में हुआ क्या था, स्कूल ने ओवरनाइट करिकुलम ही चेंज कर दिया और स्कूल ने ऑडिट रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया। तो सर आप भी स्कूल संचालक हैं, कैसे देखते हैं इसको सर? बी ऑनेस्ट, कैमरे में बात कर रहे हैं सर, और अभिषेक श्रीवास्तव से बात कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, आपसे मैं बात कर रहा हूं और ये प्रश्न काफी अच्छा आपने हमसे पूछा। हम इस मुद्दे पर एक ही बात आपको बताना चाहेंगे। नंबर 1 बात, पॉजिटिव जो बात है उस पर हम चर्चा करें। आज के समय में पूरे भारतवर्ष में और बिहार में जी प्राइवेट स्कूल अगर नहीं रहे तो आप रिजल्ट की परिकल्पना नहीं कर सकते। 100% सही। गवर्नमेंट स्कूल की क्या स्थिति है, ये प्राइवेट स्कूल इतना बैलेंस कर रहा है, और ये सिर्फ स्कैम की बात नहीं है। आपके पास क्या प्रूफ है कि हम स्कैम करके यहाँ पे बैठे हुए हैं? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, आई एम नॉट मेकिंग एनी पर्सनल। बिल्कुल, किसी भी प्राइवेट स्कूल की जो सर भी मैंने बात आप कर रहे हैं, पढ़ा है सर, आर्टिकल पढ़ा है, बिल्कुल आप बात कर रहे हैं। हर लोगों का अपना विजन होता है और हर व्यक्ति, आप स्कूल की स्कैम की बात करते हैं क्या, और हर स्तर पर स्कैम नहीं है, हर स्तर पर करप्शन नहीं है, गवर्नमेंट में करप्शन नहीं है, ब्लॉक लेवल पे करप्शन नहीं है, हॉस्पिटल में करप्शन नहीं है, मेडिकल लाइन में करप्शन है कि नहीं है? तो ये तो सच्चाई है। लेकिन हम इस यहाँ पे रेक्टिफाई यही करेंगे कि प्राइवेट स्कूल जितना मेहनत करता है उसका मेहनताना उसको समय पर नहीं मिलता है। एक सर्वे में बताया गया था सर कि लगभग 30 to 40% प्राइवेट स्कूल का ड्यूज पेंडिंग ही रह जाता है। बिल्कुल पेंडिंग रहता है सर। हम लोग उसके मतलब कि भुक्तभोगी हैं, हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। बच्चे पैसा लेकर के चले जाते हैं, कोई देने वाला नहीं है सर। और जहां हम लोग पैसे की डिमांड करते हैं, विद्यालय का पढ़ाई खराब हो जाता है, विद्यालय के संस्कृति पे सवाल उठता है, पेरेंट्स कंप्लेन करना शुरू करते हैं। पेरेंट्स का रोल ही कुछ अलग हो चुका है सर। पहले के टाइम में क्या होता था ना, अभिभावक बच्चों को गाइड करते थे, और आज के समय में बच्चे अभिभावक को गाइड कर मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। तो स्थिति तो स्वाभाविक है कि इस तरीके का स्कैम के बारे में कई तरह की रिपोर्ट्स आएंगे आपके पास, लेकिन इसका आधार पर ये आप नहीं कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ स्कैम ही करता है। प्राइवेट स्कूल अगर बेहतर करता है तो वो भी आपको इस कैमरे पे बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। एक चीज मैं कहूँगा इन फेवर ऑफ प्राइवेट स्कूल कि अगर जैसे आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल को हटा दिया जाए पूरी तरह से, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में लिखा हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको इम्प्लीमेंट करना है, फंडामेंटल राइट, तो पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट करना है। मैं सरकार से सवाल पूछता हूँ, हम लोग सभी प्राइवेट स्कूल बंद कर देते हैं, सारे लोग बंद कर देते हैं, आप आरटीई को इंप्लीमेंट करा पाइएगा पूरे देश में? और करेगा तो कितने 100 साल लग जाएंगे आपको? नहीं हो पाएगा ना सर, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सर ऐसी चीजें होती हैं तो सवाल तो सर पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछे जाएंगे। इसको बुरा माने या अच्छा माने सर, नहीं बिल्कुल पूछे जाएंगे। अगर एक दोषी है तो साथ साथ सारे लोगों को दोषी बताया ही जाएगा, बोलेंगे ही। संदेश क्या देना चाहते हैं ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं? ऐसे लोगों से मेरा यही संदेश है कि शिक्षा और स्कूल एक मंदिर होता है,
और इसमें जब तक हम लोग पवित्र सोच के साथ, एक संकल्प के साथ काम नहीं करेंगे, सही उद्देश्य के साथ काम नहीं करेंगे, अगर आपके विजन में ईमानदारी नहीं होगी, ऑनेस्टी नहीं होगी, तो कभी ना कभी एक प्राइवेट स्कूल अगर गलती करेगा तो उसका भुगतना तो दूसरे राज्य वाले को भी होगा। तो ये बिल्कुल निराधार बात है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें हुई है तो जांच हो। बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए यही नहीं, मैंने डीएनए का भी न्यूज पढ़ा। डीएनए इंडिया भी क्लेम कर रही है हाउ प्राइवेट स्कूल स्कैम पेरेंट्स विद डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। उसके बाद फीस का स्कैम भी मैंने पढ़ा सर, कि फ्रंटलाइन मैगजीन 2016 वहां भी मैंने पढ़ा। तो आर्टिकल्स भरे पड़े हैं सर। दैट इज द रीजन कि मैंने आपसे सर आपको ये परेशान किया इस सवाल का। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक चीज और आपको अभिषेक जी पता होना चाहिए, लोकतंत्र की सबसे मजबूत शक्ति मीडिया होता है। और आज के समय में कहा गया है सर कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ बहुत ही गिरावट वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आया है। ये सच्चाई है, इसको कैमरे पे बोल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। पत्रकारिता में बहुत गिरावट आई है और ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई भी खबरें अगर आप जांचते नहीं हैं और अगर आप बिना जांचे हुए उस खबर को पब्लिश करते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होती है। आप लोकतंत्र के आवाज हैं, आपकी आवाज लोग सुनते हैं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टेली मीडिया हो। हमारी आवाज मीडिया से, मीडिया का मैं सम्मान करता हूँ। मीडिया के बदौलत ही मेरा विद्यालय आज ग्रामीण क्षेत्र में भी परचम लहरा रहा है। मैं उनका शहर से उनका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन कोई भी जांच हो, प्राइवेट स्कूल तो सरकार के रडार पर होता है सर। हर जगह जांच में उसको जांचा जाता है, खंगाला जाता है। कभी फायर का ला के दीजिए, कभी लैंड का ला के दीजिए। हर तरह की समस्याएं प्राइवेट स्कूल को झेलना पड़ता है। सरकार का प्रेशर होता है कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आरटीई में आप एडमिशन बच्चों का लीजिए। तो हम लोग तो सरकार के रूल्स के साथ हैं। हम लोग लॉ बनाते हैं तो हम लोग लॉ को तो ब्रेक करेंगे नहीं, हम लोग इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं। हर जगह सरकार के साथ खड़े होते हैं। तो सरकार का भी काम होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल के ऊपर थोड़ा एक अच्छा सा नजर हो, पॉजिटिव नजर हो। और पॉजिटिव काम के लिए अगर गवर्नमेंट स्कूल को अगर आप शाबाशी देते हैं तो प्राइवेट स्कूल को भी मिलना चाहिए। ये मजा है, ये बढ़िया बोल रहे हैं सर। कई बार ऐसा होता है कि फीस ओवरनाइट बढ़ा दिया जाता है। क्या लोग कहते हैं कि आज अगर आप मतलब क्लास 1 में एडमिशन कराए, 100 रुपए अगर मंथली फीस है तो 6 महीने बाद ही फीस बढ़ जाता है। क्या 6 महीने बाद 150 हो जाता है क्या प्राइवेट स्कूल का फीस? बिल्कुल निराधार बात है। सरकार का भी एक पॉलिसी है कि आप अपने स्कूल का फी को हर सेशन में कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है उसके हिसाब से आप रेगुलेट कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है। और जहाँ तक ये जो हवा जो में अभिभावकों की जो बात होती है कि 6 महीने पे फीस को बढ़ा दिया जाता है, 2 महीने में बढ़ा दिया जाता है, ये बिल्कुल निराधार बात है। इसमें कहीं कोई दम नहीं है। देखिए सर, आज के समय में विद्यालय का जो फी होता है ना सर, विद्यालय सामने पर्दे पर क्या करता है, पीछे पर्दे पर कितनी परेशानियां होती है, वो देखने वाली बात है। वो फील आप कर सकते हैं क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हमारे भी हो सकते हैं। आप मुझे मोटिवेट करने वाले हैं। तो आपको पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे का अंतर पता चलता होगा। तो ये चीज अभिभावकों को भी समझने की जरूरत है। और आज के समय में महंगाई कहाँ है सर? अभी हम पटना आए हैं, अभी आपके पास आए हम, तो महंगाई पेट्रोल और डीजल का कहाँ पहुंचा हुआ है? दूध का कहाँ महंगाई पहुंचा हुआ है? हरी सब्जी की महंगाई कहाँ पहुंची हुई है? और आप स्कूल में महंगाई की बात करते हैं, हॉस्पिटल में आप चले जाइएगा, वहां महंगाई की बात नहीं होगी, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है। लेकिन स्कूल का फीस अगर 1200 रुपया कर दिया जाए तो अभिभावकों को दर्द होने लगता है। जो काम अभिभावक बहुत जरूरी है, जो फ्यूचर बन रहा है, वही आपके भविष्य हैं, उनके लिए ही आपने सारी संपत्तियां रखी है। लेकिन अगर वही चीज अगर आपके बच्चे नहीं बनेंगे तो वो संपत्ति फिर आपका रखा रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और कहा भी जाता है कि अगर सुपुत्र निकल गया तो आपकी संपत्ति आगे बढ़ेगी, अगर कुपुत्र हो गया तो जो भी आपने संपत्ति और पैतृक चीजें बचा करके रखी है, संस्कार बचा के रखी है, संस्कृति बचा के रखी है, सारा दैट्स ऑल राइट, खत्म हो जाएगा। उसमें कहीं कोई दम ही नहीं रहेगा। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। कुछ और अलग थोड़ा सा हम लोग चेंज करें इसको। हाँ बिल्कुल सर। ऑन एन एवरेज आप देखेंगे कि कोटा में पिछले 1.5 साल में 36 सुसाइड हो चुके हैं, स्टूडेंट का सुसाइड हो चुका है सर। बच्चे डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जा रहे हैं, बैक टू बैक सुसाइड्स हो रहे हैं।
अच्छा सुसाइड तो रिपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन कितने कई हजार बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, जिस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, मैंने बहुत आवाज उठाई है सर। इसको आप कैसे देखते हैं सर? अभिभावकों से या बच्चों से क्या कहना चाहते हैं सर? आखिर ये क्या है सर? ये कितना बड़ा ये षड्यंत्र है, क्या है सर? मेरी तो समझ में नहीं आता सर। देखिए अभिषेक जी, आप तो हमसे ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। आए तो हम थे साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल की बात करने के लिए, लेकिन आपने अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुझे भी दिया है। कोटा से भी रिलेटेड बात आप पूछ रहे हैं, तो इस विषय वस्तु पर ये जो आपने बताया कि सुसाइड करने का केस बढ़ रहा है और 2022 में भी 144 सुसाइड हुए थे, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, एनसीआरबी की रिपोर्ट थी। तो हम इस विषय पर एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो आपका सुसाइड का जो केस बढ़ रहा है, इसमें दो पहलू है। जरूर सर, मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा सर। एक पहलू यह है कि जो बच्चा सर एकेडमिक रूप से मजबूत होता है, वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। नंबर 1 फैक्टर ये है सर, वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन सहन शक्ति नहीं है, पेशेंस नहीं है। नंबर 1 बात। दूसरी बात हमें जहाँ तक लगती है, अभिभावकों का दबाव भी रहता है बच्चों के ऊपर कि आप अगर गए हो नेट और जेईई का एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, तो रिजल्ट का मोर एक्सपेक्टेशन होता है। दूसरी बात। तीसरी बात ये भी हमें मतलब कि पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि कोटा में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका भी दबाव बच्चों के ऊपर होता है कि नहीं रिजल्ट लाना है। ये 3, 4, 5 फैक्टर ऐसे हैं, अभिभावकों और बच्चों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, तालमेल की कमी हो जाती है। बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो वो अपने तरह से सोचना चाहते हैं, लेकिन अभिभावक यहाँ हैं तो वो अपने तरीके से सोचना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पढ़ने में मजबूत हो सकता है, एकेडमिक क्षेत्र में मजबूत होगा, वो मेंटली रूप से सही नहीं हो सकता। कुछ इमोशनल प्रॉब्लम भी होते हैं, कई चीजें स्ट्रगल करते हैं लोग, तो समस्याएं तो हर लोगों के साथ होती है। लेकिन मैं बच्चों को और अभिभावकों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जीवन है, जीवन में संघर्ष करना सीखिए, और जब आप संघर्ष करेंगे सफलता आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप नेट और जेईई में अगर इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तभी हमारी जीवन है। सबसे पहले जीवन में और शिक्षा के माध्यम से आप धैर्यवान बनने की कोशिश कीजिए, एक ईमानदार व्यक्तित्व अपना बनाने की कोशिश कीजिए। जीवन आपका खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और आप नौकरी नहीं, आप नौकरी देने वाले बनेंगे। ये हमारा मकसद है और यही मेरा संदेश है। और अभिभावकों को मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को जो सपनों का पंख दे करके कोटा भेजते हैं और कहीं दूसरे जगह भेजते हैं, आप ऐसा कोशिश कीजिए कि हमारा बिहार में ही बच्चे पढ़ें और बिहार की ही तरक्की हो और बिहार में ही जेईई और नेट की तैयारी हो और आपके आंख के सामने तैयारी हो, ताकि बच्चों का भी लालन पालन और संस्कार और संस्कृति जो 9, 10, 11 के बाद जो होता है उसमें बिगड़ना शुरू होता है, तो उसमें गिरावट भी कम होगा और अभिभावक पंख भी सपनों को दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। सर क्या अंतर है गांव के स्कूली बच्चों में और शहर के स्कूली बच्चों में? बिल्कुल सही बात आपने कहा, भी कोटा वाला प्रश्न पूछा। गांव के बच्चों में संस्कार और शहर के बच्चों में संस्कार, दोनों में अंतर है। संस्कार और संस्कृति में अंतर है, लेबर में अंतर है, उनके मतलब कि बॉडी लैंग्वेज में अंतर है। शहर के बच्चे वेल कल्चर्ड हो सकते हैं सर, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जहाँ पे हमारा साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल संचालित है, वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वेल डिसिप्लिन्ड हैं। लेकिन शहर के बच्चे, जब भी छुट्टियां होती है, आप लोग भी देखते हैं, दुनिया का माहौल इतना परिवर्तित हो चुका है सर कि बच्चे सही करते हैं, गलत करते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हम निचले स्तर तक देखने की कोशिश करते हैं। हमारा विद्यालय ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं, हमारा बच्चा स्कूल समय पर आता है कि नहीं आता है, जाता है कि नहीं जाता। हम अपने स्कूल में ये देखते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में अगर है तो 40 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम हर रेशियो का ख्याल रखते हैं, इसीलिए ख्याल रखते हैं कि शहर और गांव के बच्चे जो होते हैं ना, शहर में बड़े बड़े इमारतों में पढ़ने की कोशिश करते हैं, एसी क्लासरूम में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो झोपड़ी वाले हैं, हम लोग झोपड़ी पर ही विश्वास करते हैं। लेकिन ये हम वादा करते हैं अभिभावकों से, आपसे वादा करते हैं कि जो शिक्षा हम देंगे, जो संस्कृति हम देंगे, जो संस्कार हम देंगे, जो अनुशासन हम देंगे, वो आपको शहर के विद्यालयों में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरुकुल की पद्धति है। यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि नहीं, अभिभावकों का जो पैसा स्कूल को आता है वो मेहनत से आता है, और मेहनत का पैसा कभी पानी में नहीं जाना चाहिए, इसका ख्याल है। शहर के स्कूलों को भी बधाई, शहर के
स्कूलों का, ये मैं उसका क्रिटिसाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने क्वालिटी, अपने सिस्टम पे भरोसा करता हूँ, अपने इनोवेटिव सोच पर मतलब कि एकदम दृढ़ संकल्प भाव के साथ अड़िग रहता हूँ। यही हमारी सोच है सर। और शहर का स्कूल भी बेहतर होता है, ऐसा नहीं, हम लोगों ने भी शहर में ही पढ़ा है। आपने लेकिन सेंट माइकल, आपने कहाँ से पढ़ाई की बताइए सर? सेंट माइकल हाई स्कूल दीघा घाट से पढ़ाई की है, और वहाँ फादर पीटर प्रिंसिपल थे, बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थे, और हम लोगों को अपने एडमिशन के लिए नाक लगाना पड़ा था सर, अटेंडेंस से लेकर के हर चीज के लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ा था। तो वो संघर्ष हम। और सेंट जेवियर से क्या किए सर? सेंट जेवियर से मैंने बीकॉम किया था, रांची सेंट जेवियर से मैंने बीकॉम किया था। तो वही वेल कल्चर जो मेरे अंदर जो मिला है ना, वही चीज हम यहाँ देना चाहते हैं साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चों को। लेकिन अभी भी अभिभावकों में उदासीनता है, लड़कियों की पढ़ाई में उदासीनता है। आपको ये मैं बताते हुए हर्ष होती है कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल एक गांव का स्कूल है, लेकिन वहाँ कराटे की भी व्यवस्था है, बच्चों के म्यूजिक क्लास की भी व्यवस्था है, योगा ट्रेनर की भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हैं। मेरा तो कहना ही है ना सर कि शहर क्यों, गांव छोड़ करके शहर जाने की क्या जरूरत है? हम लोग शहर को छोड़ करके गांव को स्मार्ट बनाने पर जोर दें, क्योंकि गांव में आत्मा भारत की बस्ती है। गांव में लैंड ऑफ विलेजेस है, 70% लोग किसान, 75% कृषि खेती पर आधारित हैं। तो हम लोगों का तो ये गांव को बदलना पड़ेगा, गांव को बदलना होगा। और हमने जो विद्यालय वहां स्थापित किया, हमारे फादर ने स्थापित किया, तो उसके पीछे का ही मकसद यही था ना सर, कि गांव को लोग छोड़ करके शहर की ओर भाग रहे थे। और भागने का कारण भी था शिक्षा, बच्चों को उस मतलब कि वैसी शिक्षा गांव में उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांव को बदला है, मोदी जी ने गांव को बदला है। हर एक दूसरे के लिए आत्मनिर्भरता की सोच बढ़ते जा रही है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए तो हमें गांव को सही करना होगा, सशक्त करना होगा। और आपके जैसे लोग अगर गांव में आएंगे तो गांव खुद ब खुद जग जाएगा, और वहाँ के अभिभावक भी जगेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली कंसिस्टेंटली आपके पेरेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि नहीं सर फीस बहुत ज़्यादा है, अरे वहाँ तो डिसिप्लिन इतना टाइट है ना कि यार एडमिशन नहीं कराएंगे, मेरे बच्चा को कहीं डांट देंगे, मेरे बच्चे को कहीं स्टूपिड बोल देंगे, इडियट बोल देंगे, या होमवर्क रोज बनाना पड़ जाएगा। या फिर कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो मैंने रिसर्च की है सर, वहाँ के लोगों से भी बात किया है, तो गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी है सर कि आप पूरी ताकत के साथ क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से जो उचित फीस है आप वो ले रहे हैं, लेकिन अगल बगल का कॉम्पिटिटर अपनी फीस को इतना डाउन कर दे रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके वहां चले जा रहे हैं। तो क्या ये सब मैंने जो फैक्ट्स बटोरे आपके स्कूल को लेकर, ये सही है या फिर इसमें कुछ? देखिए अभिषेक जी, आपने ये जो प्रश्न किया है कि अभिभावकों का ये कंप्लेन आता है कि वहाँ फीस ज़्यादा है या डिसिप्लिन का मामला है, तो ये दोनों चीज़ों से मैं समझौता नहीं करता हूँ। अच्छा, फीस और डिसिप्लिन से आप समझौता नहीं करते? बिल्कुल मैं समझौता नहीं करता। अगर आपका 8 क्लास का क्या फीस है सर, ट्यूशन फीस? 8 क्लास का फीस हमारे यहाँ 1200 रुपये है सर। 1200 रुपये है। अगर कोई बोले कि हम 8 क्लास 900 में पढ़ेंगे तो आप मना कर दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे ये मैं देखना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे मेरिटोरियस हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जिनके पास आर्थिक सही में उनकी हालात सही नहीं होती, लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ने में अगर अच्छे हैं तो उनको मैं सपोर्ट करता हूं। विद्यालय सपोर्ट करता है और अनुशासन में थोड़ी कोई कंप्रोमाइज मैं ना टीचरों के साथ करना चाहता हूं, ना अभिभावकों के साथ करना चाहता हूं, ना बच्चों के साथ, ना खुद के साथ। अगर मैं वेल डिसिप्लिन नहीं होऊंगा तो बोलूंगा कैसे? मैं संभव ही नहीं है, बोलूंगा ही नहीं मैं। तो साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का विजन बिल्कुल सही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन एंड क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। 3 चीजों पर काम कर रहा है और इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेगा। बाकी सब शुभकामना आप लोगों का है। विद्यालय आगे तरक्की करेगा, मेहनत करने से कभी भागना नहीं है, संघर्षी जीवन है, और जब हम संघर्ष करेंगे सफलता हमें मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सर हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड पे जा रहे हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं, संघर्ष की बात आपने की, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो सर सीने में आग आपके कहाँ से लगती है? इंस्पिरेशन क्या है? देखिए हमारा इंस्पिरेशन हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यालय परिवार है और अभिभावक हैं। यही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। बिल्कुल यही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। मेरा जो भी काम होता है उनके लिए ही समर्पित होता है, और
उनके लिए अगर समर्पित होगा तो समाज के लिए समर्पित होगा। बहुत और मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है। मैं सन माइकल का प्रोडक्ट हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज किसी ने नहीं किया वो चीज गांव में साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल हमारे लीडरशिप में करे, ताकि बिहार का भी आत्मसम्मान जो गौरव हो और जहानाबाद का भी आत्मसम्मान लौटे। और जहानाबाद तो पुराने समय से ही शिक्षा के मामले में काफी तरक्की किया है और आज के समय में कई ऐसे स्कूल हैं जो उदाहरण देने वाले हैं। तो जहाँ का संस्कार जो मिला है वो संस्कार हम अपने यहाँ उतारने की कोशिश करते हैं और विश्वास यही करते हैं कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं और समाज में, सोसाइटी में जो सबसे नीचे पायदान पर जो लोग हैं वहां तक हमारी शिक्षा पहुंचे। पैसे के अभाव में शिक्षा किसी की रुकनी नहीं चाहिए। हमारा मकसद ये है, हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है समाज को सही करना। सरकार रोड बना देती है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं होता है गांव में कि हमको सड़क को साफ करना है, स्वच्छ भारत बनाना है, कोई ऐसा अप्रोच अभिभावकों में नहीं दिखता है। तो हमारा संकल्प है कि हम अपने गांव को भी स्वच्छ बनाएंगे, अपने देश को भी स्वच्छ बनाएंगे और चारों तरफ आत्मनिर्भरता का संदेश देंगे, ताकि आने वाले हमारी पीढ़ी जो हो, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, बी प्रैक्टिकल। आने वाला पीढ़ी हमारा अगर अभी सही संस्कार की बात नहीं करेंगे, संस्कृति की बात नहीं करेंगे, तो आने वाला समय हमसे और आपसे बेहतर कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया सर। इस पॉडकास्ट का लास्ट हम लोग स्टेप पे हैं, लास्ट गेम पे हैं, लास्ट क्वेश्चन पे हैं। 1 वर्ड में सर आपको आंसर देना है। मैं एक नाम बोलूंगा और इंस्टेंटली आपके दिमाग में उस इंसान के नाम के अगेंस्ट कौन सा एडजेक्टिव आप देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइएगा। बिल्कुल। मैं नंबर 1 बताइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक विजनरी लीडर हैं। श्री बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर तो कॉन्स्टिट्यूशन ही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बेस्ट स्पोर्ट्समैन। क्या बात है। शाहरुख खान। शाहरुख खान बेस्ट एक्टर। लता मंगेशकर। बेस्ट सिंगर। महात्मा गांधी। पेट्रोटिक, देशभक्त की भावना उनमें बिल्कुल थी। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। वंडरफुल। रतन टाटा। रतन टाटा डाउन टू अर्थ। बहुत बढ़िया। श्री सुभाष प्रसाद सिंह। वो तो हमारे सपोर्टिव और इंस्पायरेशन है, वही हमारे प्रेरणा है जो आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। पूजनीय पिताजी हुए हमारे पिताजी हुए और पिताजी का भी काफ़ी संघर्ष रहा है, घर के लिए भी संघर्ष रहा है और स्कूल के लिए भी संघर्ष रहा है। आज जहाँ भी हम हैं उनका काफ़ी इसमें मार्गदर्शन रहा है और फुल सपोर्ट रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एक पिता का एक बच्चे पर अगर ब्लाइंड अगर सपोर्ट हो तो इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं है एक बेटे के लिए। वंडरफुल। साइंस सेंट्रल स्कूल। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल। 1 वर्ड में। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का एक विजन है, विजन पे काम कर रहा है। सर डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव तो हमारे इंस्पायरेशन है और हमें मोटिवेट करने वाले हैं और इनका व्यक्तित्व का चर्चा इस कैमरे पर किस शब्दों में करें ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ही इज़ बेस्ट मोटिवेटर, स्टूडेंट कोच और इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखा है। हमने दुर्भाग्यवश अभी इनकी पुस्तकें पढ़ा नहीं है, लेकिन देखने के बाद मुझे ये लगा है कि नहीं, इस शख्स में एक दम है, जुनून है और आने वाले समय में इस बिहार के लिए अभिषेक श्रीवास्तव जी जरूर कुछ न कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारे बिहार का भी नाम पूरे देश में और विश्व में गौरव के साथ लिया जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप चलते चलते कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, कुछ कहना चाहते हैं? हम अभिषेक जी के व्यूअर को यही मैसेज देना चाहेंगे और अपने विद्यालय के तरफ से यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी पॉजिटिव समाज के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आप इनके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अगर पसंद नहीं आए तो कमेंट करके राय भी दीजिए ताकि हम दोनों मिलकर के और बेहतर कर सकें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और हम लोगों का जो मेहनत है वो सफल हो सके। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। दोस्तों हमारे साथ आज बैठे हुए थे ये मेहमान जो अपने एजुकेशनल इनपुट से बहुत गेम चेंजिंग आइडियाज दिए और वाकई सर मजा आ गया। मैंने जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे शानदार पॉडकास्ट ये रहा, मतलब 50 मिनट निकल गए, पता ही नहीं चला सर। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू। और हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ साईं सेंट्रल पब्लिक स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर श्री अनुभव सिंह, जो कि एक शिक्षाविद हैं, जो कि एक कह सकते हैं दूरगामी सोच रखने वाले इंसान हैं। बहुत मज़ा आया मुझे, मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने क्या क्या सीखा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और हाँ, चैनल पे अगर आप आए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं वहाँ पर आकर आपको जेन्युइन उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, लबों पे नया गीत सजाते रहें। टूटा है दिल तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं दिल लगाए रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।